वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर बैलेंस शीट का। मेनली इसमें से क्वेश्चन आता है कि ये या तो मेन हेड या सब हेड बताओ, या डायरेक्टली क्वेश्चन आता है प्रिपेयर द स्ट्रेट बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एट 2013। तो हम बैलेंस शीट करते हैं सबसे पहले कि बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या होता है। सिंपल डायरेक्टली बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड, जो भी डेट गिवन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप डेट लिख दोगे। उसके बाद जो इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर वैल्यू, करंट ईयर वैल्यू एंड नोट्स टू अकाउंट्स। कंपनी एड की जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्म में बनती है हमेशा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर भी तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड वन इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स वारंट। मेनली तो ये हेड है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट इज शेयर होल्डर फंड्स, उसके बाद फर्स्ट शेयर होल्डर फंड्स के अंदर सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड इज मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर्स एंड वारंट। तो अब बात आती है कि करंट ईयर की वैल्यू प्रीवियस ईयर की वैल्यू कैसे निकलेगी। या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी, या आपको मेथड से निकालने के, जैसे हम ट्राई करते हैं। इसके बनते हैं बैलेंस शीट के बाद बनता है नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले हम निकालते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे निकलती है, आपने शेयर चैप्टर में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल जितना भी गिवन होगा उसकी अमाउंट लिखकर, उसके बाद इशूड कैपिटल, एंड देन सब्सक्राइब कैपिटल, एंड लास्ट वन पेड अप कैपिटल। मेनली काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि इन चारों में से कौन सी अमाउंट जाएगी बैलेंस शीट में। मेनली क्वेश्चन में अगर ऑथराइज कैपिटल का आपको डाटा गिवन है तो ये वाली अमाउंट जाएगी बैलेंस शीट में। अगर क्वेश्चन में ऑथराइज भी गिवन है, इशूड भी गिवन है, तो जाएगी फिर इशूड वाली। एंड मान लो क्वेश्चन में आपको ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल चारों गिवन है, तो बट आपका जो नोट्स टू अकाउंट से कैलकुलेशन होगी शेयर कैपिटल की, तो आप इसी तरीके से करोगे। एग्जामिनर को हर चीज शो करोगे कि मेरा ऑथराइज कैपिटल इतना था, इशू कैपिटल इतना था, सब्सक्राइब कैपिटल ये था, एंड लास्ट वन इज पेड अप कैपिटल इतना था। जो आपकी लास्ट अमाउंट आएगी ना यहां पर, वो अमाउंट जाएगी आपकी शेयर कैपिटल में यहां पर, और यहां पर लिखा जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1। अब सेकंड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस निकालने की अगर बात करें हम, तो सेकंड नोट्स टू अकाउंट में बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल, जितने भी रिजर्व्स हैं आपके अकाउंटिंग में, फॉर एग्जांपल कैपिटल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व प्लस
WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्लस IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व एंड अदर स्पेसिफिक reserves are given in question and last one is plus profit in P&L अकाउंट। अगर आपको लॉस गिवन है तो लॉस आप इस लॉस इन P&L क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। इस तरीके से आपको क्या निकल जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। और जो लास्ट में अमाउंट बचेगी कैलकुलेशन करने के बाद वो अमाउंट कहाँ जाएगी, आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की। अब थर्ड वन आता है शेयर होल्डर फंड्स में मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर एंड वारंट। मेनली ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। बट अगर मेनली उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, तो फॉर्मेट में आप ये लिखोगे जरूर, बट इसकी अमाउंट डैश में डाल दोगे। नेक्स्ट वन सेकंड चीज आती है इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने तो एक पॉइंट छोड़ ही दिया। जो वो पॉइंट छोड़ा है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आता, बिकॉज उसकी अमाउंट गिवन ही नहीं होती। क्योंकि जो भी हमारा कॉल इन एरियर होता है हम उसको आउटस्टैंडिंग एसेट्स में डाल देते हैं कि हाँ कि मेरा ये पेमेंट बाद में मिलेगी, मुझे ये मेरी एक्वर्ड इनकम है, मैंने ड्यू तो कर दिया बट मुझे रिसीव नहीं हुई, तो वो मेरा करंट एसेट अदर करंट एसेट्स में मैं डाल देता हूं। तो हम डायरेक्टली चलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज सबको क्लियर होगा कि नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो एक साल से ऊपर के लिए है। तो इसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद इसमें आता है डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के बाद थर्ड वन इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड फोर्थ वन इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में चार टर्म्स आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अब हम सीखेंगे इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमारा थर्ड नंबर नोट्स टू काउंट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। थर्ड नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या चीज आती है उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज डिबेंचर्स अकाउंट, सेकंड बॉन्ड्स, थर्ड इज बैंक लोन अकाउंट, फोर्थ इज टर्म लोन अकाउंट, लास्ट वन अदर लोन एंड एडवांसेस। मेनली ये पांच चीजें आती हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। जो इनकी अमाउंट्स होंगी उन अमाउंट्स को आप प्लस कर कर जो आंसर आएगा वो आप लिखोगे बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। नेक्स्ट वन इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एक होता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो मेनली स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है। तो ये भी क्लियर हो जाएगा साथ साथ आपको बैलेंस शीट के। तो फोर्थ नंबर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और ये हमें नेट वैल्यू चाहिए होती है। मेनली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। जितनी भी हमारी सेल्स इनकम होगी तो उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। तो जब भी गवर्नमेंट ने मान लो टैक्स ड्यू किया, मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स ड्यू किया आपके ऊपर 1 लाख का,
1 लाख का गवर्नमेंट ने टैक्स ड्यू कर दिया, बट आपने ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पे किया ओनली 60,000, तो आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया? 40,000। तो ये चीज आपकी नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। तो सिंपल मीनिंग, जितना गवर्नमेंट ने पे ड्यू किया मेरे ऊपर, उसमें से अगर मैं कम पे करता हूं तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा मेरा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो वो चीज ये ऐसे निकालते हैं। और जो ये 40,000 होगा, ये 40,000 आपका यहां पर 4th नंबर में यहां पे शो किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो हो जाएंगी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नहीं आई और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज में नहीं आएंगी। मेनली अगला बनेगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मेन है क्यों इसमें से वो क्वेश्चन डाल देते हैं पेपर में। तो 5th नंबर इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हम कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कैलकुलेट करना सबसे इजी है। आपको यह पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमारे कौन कौन से हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, प्रोविजंस ऑफ रिटायरमेंट। जो हमारी कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उन वर्कर्स की रिटायरमेंट के लिए हम उनके लिए प्रोविजंस बना रहे हैं पहले से ही। सेकंड, प्रोविजंस ऑफ वारंटी क्लेम। कोई वारंटी की क्लेम ना डाल दे, उसके लिए भी मैं पहले से प्रोविजंस बना रहा हूं। 4th वन इज प्रोविजंस ऑफ गारंटी एंड लास्ट वन इज प्रोविजन ऑफ अर्न लीव कि कोई भी अनलीव लेता है तो उसके भी मुझे कंपनसेट करना पड़ता है कंपनी में कभी कभार, तो उसके लिए भी हम प्रोविजंस पहले से बना के चलते हैं। तो मेनली ये 4 प्रोविजंस है जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो जब इन चारों अमाउंटों की प्लस कर दोगे तो जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आप लिखोगे बैलेंस शीट में। तो वो अमाउंट होगी आपकी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की। अब नेक्स्ट वन इज हमारा 3rd वन इज करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज होती हैं जो मेनली 1 साल से कम के लिए होती हैं। तो करंट लाइबिलिटी में भी 4-5 आइटम्स आती हैं मेन। फर्स्ट आइटम इज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। सेकेंड आएगी इसमें ट्रेड पेबल्स। थर्ड आएगी इसमें अदर करंट लाइबिलिटी। फोर्थ आएगा इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। मेनली इसमें 4 टर्म्स आती हैं, तो चारों को कैलकुलेट करना सीखते हैं। 6th नंबर शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में मेनली क्या क्या आता है वो पता होना चाहिए आपको। शॉर्ट टर्म बोरिंग में सबसे पहले आएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आता है इसमें लोन फ्रॉम बैंक। अब कंफ्यूज नहीं होना कि लोन फ्रॉम बैंक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में भी आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है, बट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी आएगा। जो लोन विद इन 1 ईयर के लिए होते हैं वो आएंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग में, और जो लोन मोर देन 1 ईयर के लिए होंगे वो जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग में। थर्ड, कैश क्रेडिट। फोर्थ वन इज डिपॉजिट्स। फिफ्थ,
अदर लोन्स एंड एडवांसेस। इन चारों की अमाउंट प्लस करके आप बैलेंस शीट में लिख दोगे तो आपको कैलकुलेट हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग। नेक्स्ट वन इज 7th नंबर, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आप +1 से पढ़ते आ रहे हो कि ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं। ट्रेड पेबल्स में मेनली दो ही चीज आती है। फर्स्ट वन इज क्रेडिटर प्लस सेकेंड इज बिल्स पेबल। ये सबसे आसान है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल कर दो तो आपका वो ट्रेड पेबल की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट वन, अदर करंट लाइबिलिटी। अब अदर करंट लाइबिलिटी में मेनली वो चीज आती है जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नहीं आता। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट नॉट पेड। और इंटरेस्ट एग्जांपल की बात करें अनपेड डिविडेंड, कि मैंने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं किया बट ड्यू कर दिया है बट पे नहीं किया। थर्ड इज कॉल इन एडवांस, कि मैंने शेयर्स पे एडवांस मनी रिसीव कर ली है तो वो मेरी क्या है, अदर करंट लाइबिलिटी है। लास्ट वन इन द लाइबिलिटी साइड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन के भी एग्जाम्पल याद कर लो, आपका आसानी से बैलेंस शीट बन जाएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मेन क्या आता है, सबसे पहले आएगा हमारा प्रोविजंस ऑन एम्प्लॉय। अब एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा आ जाए प्रोविजंस ऑन एम्प्लॉय तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। अगर पेपर में लिखा आ जाए प्रोविजंस ऑन रिटायरमेंट एम्प्लॉय तो रिटायरमेंट एम्प्लॉय कहां पे आएगा, आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। सेकेंड इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एग्जांपल, प्रोविजन ऑन एक्सपेंसेस, या हम किसी टैक्सेस का तैयार कर रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो मेनली ये 2-3 एग्जांपल्स हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन के जो आज पेपर में आस्क किए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी लायबिलिटी साइड 7, 8, 9 नोट्स टू काउंट बन चुके हैं। उसके बाद लायबिलिटी साइड का आप क्या कर दोगे, टोटल। सेकंड कॉलम बनता है बैलेंस शीट का एसेट्स। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। हमने एक साइड की तो बात कर ली कि भी हमारी लायबिलिटी ऐसे कैलकुलेट होती है। अब किसकी बारी, एसेट्स की। तो एसेट्स में सबसे पहले कॉलम आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो मेरे पास 1 साल से ऊपर के लिए मुझे बेनिफिट दें, उससे हम स्पेशली बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर फर्स्ट वन आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं 2 चीजें आती हैं, एक तो आएगा टेंजिबल और एक आएगा इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स सबको पता है, टेंजिबल एसेट्स वही होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। एंड इंटेंजिबल एसेट्स वो जिनको हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। तो हम इनको हम कैलकुलेट करते हैं। टेंजिबल नंबर इज 10, इंटेंजिबल इज 11। टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स वो सारे एसेट्स होंगे जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट प्लस मशीनरी प्लस लैंड प्लस इक्विपमेंट प्लस व्हीकल्स एंड अदर स्पेसिफिक टेंजिबल एसेट्स।
कहने का मतलब ये है कि जो भी एसेट जो हमें 1 साल से ऊपर के लिए बेनिफिट देंगे और जिनको हम टच कर सकते हैं वो हमारे होते हैं टेंजिबल एसेट्स। 11th इज इनटेंजिबल एसेट्स। मेनली पेपर में इंटेंजिबल एसेट्स वो पूछ लेते हैं क्योंकि तुम्हें मेनली +1 में तुम्हें मेनली 4 ही इंटेंजिबल एसेट्स पता है। फर्स्ट वन इज गुडविल, ये सबको पता होता है। पेटेंट्स भी, ट्रेडमार्क, यार एक और होता था लास्ट वन इज कॉपीराइट। मेनली सबको यही 4 पता होता है कि ये 4 इंटेंजिबल एसेट्स हैं। बट जो पेपर में पूछता है, फर्स्ट वन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद वो एक चीज और पूछता है, वो पूछ लेता है लाइसेंसिंग, कि भैया लाइसेंस कौन से हैं। माइनिंग राइट्स, एग्रीमेंट, अंडर प्रोसेस, ये जो भी हैं ये सब क्या हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। मेनली आप याद रखना कि आपको वो पूछ लेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, माइनिंग राइट्स कहां पे आते हैं, लाइसेंसिंग कहां पे आती है, तो वो सब हमारे होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। अब हम बैलेंस शीट में आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज बी पार्ट। अब इसमें बी पार्ट में आते हैं हमारे नॉन करंट, सॉरी टेंजिबल के बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस एंड वर्क इन प्रोग्रेस इन टेंजिबल, और एक आता है वर्क इन प्रोग्रेस इन इंटेंजिबल। ये सिंपल मीनिंग है कि वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि अभी वो चीज बिल्डिंग बन रही है, कि मेरी कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैंने 2011 में स्टार्ट करी, 2015 हो गया, बस अभी तक वो बिल्डिंग बन रही है, तो वो मेरा टेंजिबल एसेट्स है। बट वो कौन सा है, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ, उसको मैं यूज नहीं कर सकता, तो उसको मैं कहां पे नोट करूंगा, बैलेंस शीट में, वर्क इन प्रोग्रेस इन टेंजिबल एसेट्स में। वैसे ही एक हमारा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर प्रोसेसिंग, कि मैंने किसी एजेंसी को अपना सॉफ्टवेयर बनने के लिए दिया हुआ है, तो जब वो सॉफ्टवेयर बन रहा है तो मैं उसको यूज भी नहीं कर सकता, उसको मैं रिप्लेस भी नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस इन इनटेंजिबल एसेट्स। वैसे ही हमारे कई टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो भी अंडर प्रोसेस होंगे, मतलब आप उसको फाइनली यूज नहीं कर सकते, तो वो होते हैं आपके वर्क इन प्रोग्रेस इन टेंजिबल एसेट्स और वर्क इन प्रोग्रेस इन इनटेंजिबल एसेट्स। अब नेक्स्ट बी पार्ट, इसमें आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कि आपको पता होने चाहिए कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, तो इसका नोट नंबर 12। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में मेनली हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट इन, आपने किसी में प्लांट में इन्वेस्टमेंट कर दी, या लैंड में कर रखी है, या आपने किसी पार्टनरशिप फर्म में कर रखी है, कि आपने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर दी, या आपने किसी को लोन दिया हुआ है, तो ये सब हमारी क्या होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट वन सी पार्ट। सी पार्ट में जो इसका आता है, अब वो आता है डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। मैंने आपको पहले कहा था कि एक डेफर्ड टैक्स एसेट्स होता है, तो अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स की वैल्यू निकालना बहुत इजी है, तो आपको भी अब तो
ये डेफर्ड टैक्स तो आपको निकालना आ ही गया कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है कि जब हमने गवर्नमेंट को पे करना है रिमेनिंग। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होगा, जब गवर्नमेंट ने टैक्स ड्यू किया आपको 1 लाख का, लेस आपने अमाउंट पे कर दी 2 लाख, तो रिमेनिंग कितना रह गया 1 लाख। ये आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया एसेट्स। हम इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। मेनली कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया तू रख ले यार, मुझे बार बार परेशान मत किया कर, बार बार मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं टैक्स कैलकुलेट करूं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। तो जब वो एक्स्ट्रा पे करते हैं ना गवर्नमेंट को, तो जो उनकी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है तो वो कहां शो की जाती है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स कॉलम में। तो डेफर्ड टैक्स कॉलम का नंबर कितना हो गया आपका 13। अब नेक्स्ट वन इज डी पार्ट। डी पार्ट होता है इसमें हमारा नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स वो होते हैं कि हम किसी भी फर्म को लोन दे देते हैं मोर देन 12 मंथ्स के लिए, तो वो उसकी अमाउंट हमारी आएगी लॉन्ग टर्म लोन्स में। ई पार्ट अदर्स नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट इस सेकेंड नंबर एसेट्स में आता है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें 1 साल से कम के लिए बेनिफिट दें या 1 साल तक बेनिफिट दें। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड इसमें आता है हमारा इन्वेंट्री। थर्ड इसमें आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। फोर्थ इसमें आता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिफ्थ इसमें आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड लास्ट वन इज अदर करंट एसेट्स। तो ये मेनली ये चीज आती है, और जो लास्ट में अमाउंट आई उसके बाद इसको टोटल कर दोगे तो उसको बोलते हैं हम टोटल। यहां पर आपकी बैलेंस शीट क्लोज्ड। तो अब हम इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, इन्वेंट्रीज में कैसे निकालते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, शॉर्ट टर्म लोन कैसे निकालते हैं, एंड अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। कई स्टूडेंट्स के मन में ये होगा यार ये अजीब सी बैलेंस शीट आ गई, स्पेशली ये बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटरशिप की नहीं है, पार्टनरशिप की नहीं है, ये बैलेंस शीट जो है कंपनीज की है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट बनाई जाती है, और इसमें कैश बैंक नहीं आएगा। कैश बैंक आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। तो हम डिटेल में कैलकुलेट करते हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है। 14 नंबर करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा कि जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट कर दी इक्विटी शेयर्स में, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी डिबेंचर्स में, आपने कर दी म्यूचुअल फंड में, कि आपने कई भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है बट उसका जो टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड विद इन 1 ईयर, उसका टाइम पीरियड जो है 1 ईयर के अंदर अंदर होना चाहिए, 1 ईयर से ऊपर नहीं। अगर उसका टाइम पीरियड 1 ईयर से ऊपर हो गया तो वो आपकी बन जाएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर उसका टाइम पीरियड 1 साल से कम है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट, अगर 1 साल से ऊपर है तो वो हो जाएगी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऑलमोस्ट क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का नंबर होगा आपका 15। अब जो इन्वेंट्री है
इन्वेंट्री को हम और क्या बोलते हैं, स्टॉक, बट आप बैलेंस शीट में इन्वेंट्री ही लिखोगे। याद रखने के लिए आप स्टॉक याद रख सकते हो। इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, इन्वेंट्री निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि जितना भी आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है प्लस वर्क इन प्रोग्रेस है प्लस फिनिशिंग गुड्स है प्लस स्टॉक इन ट्रेड है। ये इन पांचों को प्लस कर जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू होगी स्टॉक की। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रेड रिसीवल्स। अब ट्रेड रिसीवल्स में भी सिर्फ दो आइटम आती है, जैसे ट्रेड पेबल में दो आती हैं, ट्रेड रिसीवल्स में भी दो आती हैं। फर्स्ट वन इज डेटर्स एंड सेकंड इज बिल रिसीवल। आई थिंक क्लियर। डेटर्स का मीनिंग आपको पता ही होगा, जिससे हमने पैसा लेना होता है वो हमारा डेटर होता है। और बिल रिसीवल वो होता है जब हम बिल्स पर 3 महीने के उधार के लिए सामान बेच देते हैं और वो 3 महीने बाद हमें पे करता है, तो हम उसको बोलते हैं बिल रिसीवल्स। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें क्या क्या आता है अब ध्यान से समझना। सबसे पहले आएगा कैश इन हैंड, आपके हाथ में कितना कैश है। सेकंड बैंक अकाउंट। थर्ड कि आपके पास जो चेक्स हैं, चेक्स इन हैंड, हैंड में चेक कितने हैं। फोर्थ वन बैलेंसेस इन एफडी अकाउंट एंड अदर लिक्विडिटी एसेट्स। liquidity form to easily convert into cash, वो भी आपके किस में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कैश और बैंक का आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। लास्ट वन जो हमारा है 18 नंबर, अदर्स करंट एसेट्स। अब अदर करंट एसेट्स में क्या आएगा जो करंट एसेट्स में नहीं आया। सबसे सिंपल कि भैया इंटरेस्ट एक्वायर्ड, कि मैंने इंटरेस्ट अभी लेना है उससे, या एक हमारा आता है इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस। आई नो आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग क्लियर होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम आने वाले साल के लिए भी खर्चा पहले ही कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं इसकी, कि एक कंपनी थी, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, उसने अपनी प्रमोशन के लिए एक सेलिब्रिटी को हायर किया। फॉर एग्जाम्पल उसने वरुण को हायर कर लिया, वरुण धवन को। वरुण धवन ने उससे 1 करोड़ रुपए लिया फॉर 3 years। अब उसने 1 करोड़ रुपए 3 साल का चार्ज किया। बट हमारे अकाउंट्स का रूल क्या है कि भैया हर पर ईयर हम चार्ज राइट ऑफ करेंगे। तो अब जो 1 करोड़ है, 1 करोड़ को उन्होंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर कितना आएगा, 333 समथिंग आएगा। तो ये तो आपका इस साल राइट ऑफ हो जाएगा। बट जो रिमेनिंग 6666 बैलेंस रह गया वो आपका क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कि जो आपका रिमेनिंग 2 साल का बैलेंस रह गया तो वो आपका प्रीपेड एसेट्स है, कि आपने आने वाले 2 साल का खर्चा पहले ही कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट है वो कंप्लीट है, कि अदर करंट एसेट्स की जो अमाउंट होगी वो आपकी जाएगी यहां पर बैलेंस शीट में। तो करंट इन्वेस्टमेंट इज 14 नंबर, इन्वेंट्री इज 15, ट्रेड रिसीवेबल इज 16, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17 एंड अदर करंट एसेट इज 18 नंबर। तो आई थिंक बैलेंस शीट आपको क्लियर होगी। ये हमारी फुल फ्लैश बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट्स क्लियर है। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये होगा कि यार इतनी बड़ी बैलेंस शीट हम याद कैसे रहे। नो डाउट कि बहुत बड़ी बैलेंस शीट है, बट आपको सारी याद नहीं रखनी। कहने का मतलब क्या है कि
बहुत कम फुल फ्लैश बैलेंस शीट बनाने को आता है। मेनली आपको जो क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग विल दी फ्लोइंग आइटम शो इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एट 2013। अब आपने ये बताना है कि ये जो आइटम्स गिवन है, आपको 8 आइटम्स गिवन है कि ये बैलेंस शीट में कहां पर जाएंगी। तो मेनली आप जो आंसर तैयार करोगे, एक कॉलम बनाओगे आइटम्स का, एक मेजर हेडिंग और एक सब हेडिंग। तो जैसे आपको फर्स्ट आइटम दिखी, नेट लॉस एज शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा था, अगर लॉस आएगा तो वो माइनस होगा रिजर्व एंड सरप्लस में से। तो उसकी सब हेडिंग क्या होगी, रिजर्व एंड सरप्लस, और मेन हेडिंग क्या होगी उसकी, शेयर होल्डर फंड। सेकेंड बात करते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। देखो भैया रिजर्व आ गया ना, तो वो कहा जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस और मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स। थर्ड वन इज बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स मेनली वो होते हैं जिसमें हम भैया पैसा राइज करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड्स क्या होंगी मेरी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी ना, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग इज सब हेडिंग, एंड मेन हेडिंग क्या होगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो अब नेक्स्ट कैसे गिवन दिया उसने, लोन ऑफ 50,000 रीपेबल आफ्टर 3 years। अब उसने बस स्पेसिफिक बता दिया कि ये जो लोन है ये 3 साल बाद पे किया जाएगा। अब मोर देन 1 year हो गया ना, तो ये मेरी क्या हो गई, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो सेम आंसर, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। इफ केस अगर यहां पे लिखा होता आफ्टर 10 months या विद इन 1 year, अगर विद इन 1 year लिखा होता तो उसका आंसर चेंज हो जाता। यहां पे आंसर क्या आता, इसकी जगह आता शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड करंट लाइबिलिटी। तो आपने ये ध्यान रखना है, आफ्टर 3 year, आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 year, वो बात का डेट्स का ध्यान रखना है आपने। फिफ्थ इज अनपेड डिविडेंड। अब भैया अनपेड डिविडेंड क्लियर किया था अभी कि अनपेड डिविडेंड क्या होता है कि मैंने शेयर होल्डर को कहा कि भैया मैं आपको तुम्हें डिविडेंड दूंगा, बट मैंने उनको दिया नहीं, उनको प्रॉमिस किया। प्रॉमिस तो बनते ही तोड़ने के लिए है ना। तो अनपेड डिविडेंड क्या होगी मेरी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। तो अदर्स करंट लाइबिलिटी में एंड करंट लाइबिलिटी इज मेजर हेडिंग। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग। अब तो ये सबको क्लियर है, बिल्डिंग क्या है भैया, मेरे टेंजिबल एसेट्स है, तो उसका सब हेडिंग क्या होगी, टेंजिबल एसेट्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और आप टेंजिबल एसेट्स भी लिख सकते हो। तो उसका मेजर हेडिंग नॉन करंट एसेट्स। लास्ट रॉ मटेरियल। अब भैया रॉ मटेरियल मुझे ये नहीं स्पेसिफिक किया गया कि ये रॉ मटेरियल मेरा बिल्डिंग का है या मेरा प्रोडक्शन का है। अगर ये बिल्डिंग का होता तो ये जाता है भैया वर्क इन प्रोग्रेस में, टेंजिबल एसेट्स में। बट अगर आपको अकेला रॉ मटेरियल गिवन है तो आप अज्यूम करोगे कि आपकी ये प्रोडक्शन का है। तो अब रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन है ना, तो ये कहा जाएगा इन्वेंट्रीज में। अभी हमने क्लियर किया ना कि इन्वेंट्रीज की वैल्यू कैसे निकलती है, स्टॉक और इन्वेंट्री की कैसे निकलती है वैल्यू, रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिशिंग गुड प्लस स्टॉक इन ट्रेड। तो ये किस में जाएगा, सब हेडिंग इज इन्वेंट्री एंड मेजर हेड इज करंट एसेट्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आना है। आई होप 95% पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आना है। ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पक्का आता है। क्लियर? तो थैंक यू।